Hello students, this is the theory of economic growth. So what we have to discuss in the theory of economic growth is the neoclassical models and the models of Cambridge School. This is your unit number 2. So as far as the unit number 2 is concerned, what you have to study in this is you have to study two parts. Unit 2 is divided into two parts. One is the neoclassical models, another is the Cambridge models. Now as far as the neoclassical models are concerned, here you have to study Solo's model of growth and Mead's model of growth. These two models you have to study under your neoclassical models and golden rule of accumulation. But as far as the Cambridge growth models are concerned, here you have to discuss Joan Robinson's model, Calder's model, Passanetti's model, Samuelson's model, Samuelson and Modigliani. इन दोनों का इकट्ठा मॉडल है that has been talking about the पैराडॉक्स ऑफ पैसिनिटी. पैसिनिटी का जो पैराडॉक्स है, जो पैसिनिटी मॉडल में एक पैराडॉक्स हमारे सामने आएगा दैट वी विल डिस्कस इन पैसिनिटी मॉडल, उसके ऊपर सैमुएल्सन एंड मोडिग्लिनी ने अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिया दैट हाउ वी हैव टू डिस्कस इट. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल. आज हम जो है किसको स्टडी करने जा रहे हैं? कैम्ब्रिज मॉडल्स को स्टडी करने जा रहे हैं. इन कैम्ब्रिज मॉडल्स वी विल स्टार्ट विद जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल. So as far as the John Robinson's model is concerned, what is happening? Mrs. John Robinson's model is a Cambridge model. ये एक Cambridge model है first of all, ठीक है. Cambridge model of growth है ये. And इसमें जो है मिसेस जॉन रॉबिन्सन बात करती हैं स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम की. कहते हैं कि किस तरह से हम इकोनॉमी में स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम जो है उसको अटेन कर सकते हैं, या आप कह लो कि जो गोल्डन एज है उसको हम लोग अटेन कर सकते हैं. हाउ वी कैन अटेन दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय जॉन रॉबिन्सन. ये इसके लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं उन कंडीशंस के ऊपर जॉन रॉबिन्सन ने फोकस किया है. और जॉन रॉबिन्सन ने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया है टू बुक्स में, जिसमें नंबर 1 इज योर द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, जो सबसे पहली बुक थी इनकी, दैट इज द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल. एंड देन इन्होंने इसमें जो भी स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया है, गोल्डन एज के बारे में बताया गया है, उसमें थोड़े बहुत जो डाउट्स एंड कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्शंस थी वो थी यहाँ पे. देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सेकंड बुक ले ली दैट इज द एसेज इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें कि इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट बुक में की जो क्वारीज थी, जो लिमिटेशंस थी, उनको इम्प्रूव किया. एंड देन इन्होंने एसेज इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में उस चीज को पब्लिश किया. सेकंड बुक जो इन्होंने पब्लिश की थी दैट वाज द एसेज इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और जिसमें इन्होंने अपनी पहली जो बुक थी उसकी सभी लिमिटेशंस को जो है इनकॉर्पोरेट किया था, और इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो एसेज इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की फॉर्म में हमारे सामने लाया था. Now, what she actually wants to do is that she is interested in explaining the fundamental nature of economic growth. इनका जो basic जो attainability थी, what was that? That was कि जो fundamental nature है economic growth का, what was that? तो इनका discussion किसके ऊपर था कि जो fundamental नेचर है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ का वो क्या है, मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से होती है, एंड व्हाट इज द फंडामेंटल मीन्स वेरी वेरी बेसिक नेचर क्या है उसका. और इसको इन्होंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया? कैपिटलिस्ट रूल्स ऑफ द गेम का मतलब है कि कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इस चीज को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है. तो कैम्ब्रिज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में जो हम आज जॉन रॉबिन्सन का मॉडल पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसको रॉबिन्सन ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है. Now, as far as the assumptions of the model are concerned, assumptions की बात करें तो सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट assumption जो है दैट इज कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, ओपन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा है. दैट मीन्स जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन सेक्टर है, दैट इज कम्प्लीटली एब्सेंट. वो एब्सेंट होगा, वो प्रेजेंट नहीं होगा. देन कम्स द सेकेंड आपकी जो assumption है what is that is there must be no interference with the government. कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस हो रही हैं उसमें गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो उसकी जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. नाउ कम्स देयर आर ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिर उन्होंने कहा कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कंसीडर करेंगे, दैट इज ओनली द लेबर
एज वेल एज कैपिटल, ठीक है। बाकी और किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने कंसीडर करना है। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दो है, तो फैक्टर पेमेंट्स भी क्या होगी, उन्हीं दो को होंगी। जो फैक्टर पेमेंट्स होंगी दैट विल इनकॉर्पोरेट इन नेशनल इनकम, वो हमारी नेशनल इनकम बनाएंगी, है ना। जो फैक्टर इनकम होती है वही तो हमारी नेशनल इनकम बनाती है ना। तो नेशनल इनकम में जो जो हमारी टोटल कंप्लीट नेशनल इनकम है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द वेजेस एंड प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही दो हैं, लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर को हम वेजेस दे देंगे, कैपिटलिस्ट को हम प्रॉफिट्स दे देंगे, तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन कि हमारी नेशनल इनकम भी बन जाएगी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाएंगे। देन कम्स ये सबसे इंपॉर्टेंट जो अजम्पशन है हमारे रॉबिन्सन मॉडल की, दैट वाज कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कुछ भी खर्च नहीं करेंगे, दे विल नॉट स्पेंड एनीथिंग, कुछ भी स्पेंड नहीं करेंगे वो, लेकिन सेव करेंगे सब कुछ। तो ये एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेंड जो है उन्होंने कुछ नहीं करना है, लेकिन सब कुछ उन्होंने क्या करना है, सेव करना है। तो जब सब कुछ उन्होंने सेव करना है तो दैट मीन्स दैट कि जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर का सेविंग रेट है, मीन्स जो कैपिटलिस्ट का सेविंग रेट है एस, एंड उसके सब्सक्रिप्ट में सी से हम उसको डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1। वो 1 रहेगा क्योंकि वो सब कुछ क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। एंड ऑल द प्रॉफिट्स आर सेव, तो सारे के सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सेव कर लिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंड वहीं दूसरे पार्ट पे जो लेबर की बात की जाए, वेज अर्नर्स की बात की जाए, तो दे विल सेव नथिंग, वो कुछ भी सेव नहीं करेंगे और सारा का सारा पार्ट जो है, सारी की सारी इनकम जो है वो क्या कर देंगे, स्पेंड कर देंगे, खर्च कर देंगे अपनी। तो इनकी जो स्पेंड सेविंग्स रेट है एस डब्ल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू 0, वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। देन कम्स द प्राइजेस आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, जो प्राइजेस हैं वी हैव टू अज्यूम कि प्राइजेस जो है वो कैसे हैं, दे आर कांस्टेंट। ये तो हमने पीछे भी अभी तक हमने जितने एग्जाम्पशंस पढ़ी हैं सभी में हमने यही पढ़ा है कि जो प्राइजेस हैं वी हैव टू कीप देम कांस्टेंट, हमें उनको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। देन कम्स टेक्निकल प्रोग्रेस, दैट इज आल्सो कांस्टेंट, टेक्निकल प्रोग्रेस में भी कोई चेंज नहीं आएगी, तो वी नीड टू कीप दैट आल्सो कांस्टेंट, और यू कैन से न्यूट्रल रखना है, दैट मींस इनडिफरेंट, देयर विल बी नो चेंज इन योर टेक्निकल प्रोग्रेस आल्सो। देन द लास्ट पॉइंट ऑफ assumption इज दैट लेबर एंड कैपिटल कैन बी यूज्ड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, मींस कि लेबर और कैपिटल का एक फिक्स प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड आउटपुट में हम इसको यूज कर रहे हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में हम इसको यूज कर रहे हैं, मींस दैट देयर विल बी नो चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ योर लेबर एज वेल एज कैपिटल, की लेबर एंड कैपिटल के बीच में जो उनकी प्रोपोर्शन है उसमें भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। Then comes the explanation of the model. So as far as the explanation of the model is concerned, रॉबिन्सन ने स्टार्ट किया है अपनी स्टेटमेंट विद द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के साथ इन्होंने स्टार्ट की है। एंड नेशनल इनकम जो है व्हाट इज दैट, नेशनल इनकम आप देख सकते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है, दैट इज द वेजेस दैट हैज बीन पेड टू the laborers. So n here is the number of laborers and w here is the wages that we are paying. तो जब number of laborers जो है वो multiply हो जाएगा किसके साथ, आपके वेजेस के साथ, जितना वेजेस आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वेज रेट के साथ, सो व्हाट इट विल रिप्रेजेंट, इट विल रिप्रेजेंट योर वेज बिल। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वेज बिल को रिप्रेजेंट करेगा। एंड वहीं जब आप बात करेंगे कि आपका जो प्रॉफिट रेट है, ठीक है, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं कैपिटलिस्ट को, जब वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके पास अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटलिस्ट या नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट के साथ, जब आपका प्रॉफिट रेट जो है इफ दैट विल बी मल्टीप्लाइड देन इट विल प्रोवाइड यू अ प्रॉफिट शेयर। तो ये क्या देगा आपको, आपको प्रॉफिट शेयर प्रोवाइड करेगा। दैट व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर, कि प्रॉफिट शेयर क्या है, तो P इंटू के प्रोवाइड्स यू द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड W इंटू N प्रोवाइड्स यू द वेज बिल। एंड Y इज द नेशनल इनकम, Y जो है वो नेशनल इनकम है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू योर वेज बिल एज वेल एज योर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो वेज बिल कहाँ से आएगा, लेबर से आएगा, एंड जो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है वो कहाँ से आएगा, आपका कैपिटल से आएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि व्हाट जॉन रॉबिन्सन है सेड, इन्होंने कहा कि प्रॉफिट रेट जो है दैट इज सेंट्रल टू द कैपिटल ऑक्यूमुलेशन। मीन्स कि अगर आपके पास प्रॉफिट्स आपको ज़्यादा हो रहे हैं तभी आप ज़्यादा कैपिटल को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, कलेक्ट करेंगे अपने पास, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉफिट्स ही नहीं है देन हाउ वुड यू कैलकुलेट, देन हाउ वुड यू कलेक्ट योर कैपिटल, आप कैपिटल को कैसे कलेक्ट करेंगे, प्रॉफिट मीन्स मनी इनकम। अगर बिजनेस के पास पैसा ही नहीं है तो वो नई मशीनरी कैसे ला सकता है, नहीं ला सकता है ना। सो मीन्स कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द प्रॉफिट रेट। वो क्या है, वो प्रॉफिट रेट है।
तो इसीलिए हमने क्या किया, अपने इक्वेशन 1 को रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, हमने p को एज इट इज रखा एंड बाकी का जो हमारा पार्ट था दैट इज कि हमारे हमने क्या किया, नेशनल इनकम में से माइनस कर दिया वेज बिल को। ठीक है, वेज बिल जो है इक्वेशन 1 में जो आपके, आप कह सकते हैं राइट हैंड साइड में, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, दैट बिकम्स y माइनस w टाइम्स n एंड दैट होल बिन डिवाइडेड बाय k, दैट इज द कैपिटल। तो उस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास प्रॉफिट रेट की जो एक इक्वेशन है वो आ जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू एट नेक्स्ट इज, नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करवा देंगे अपनी जो आपके राइट हैंड साइड की इक्वेशन है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n के साथ, और जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे n के साथ, देन व्हाट यू विल गेट y p is equals to y upon n minus w। here y upon n is equals to l, y upon l को आपने क्या किया है, आपने इसको l assume किया, दिस इज स्मॉल l सॉरी, सो दिस इज स्मॉल l, आपने इसके साथ इसको assume किया है। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है आपके पास, दिस इज द k बाय n, ये क्या है k बाय n। नाउ व्हाट इज दिस k बाय n, व्हाट इज दिस y बाय n, तो y बाय n जो है दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, क्योंकि y इज योर नेशनल इनकम एंड n इज योर लेबर। तो मीन्स नंबर ऑफ लेबर कितनी आपकी जो आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है विद द sorry, with the employment of your labor, that you have to see, तो that has been denoted by small l which is known as labor productivity, जिसको आप labor productivity कहेंगे। and this k upon n means कि आपकी कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है जब आप क्या कर रहे हैं, पर हेड लेबर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका आ जाएगा कैपिटल आउटपुट रेशियो, दिस इज योर कैपिटल आउटपुट रेशियो दैट हैज बीन डिनोटेड बाय थीटा, जिसको आपने थीटा के साथ डिनोट किया है। अब जब ये वैल्यूज आप अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन व्हाट यू विल हैव प्रॉफिट रेट इज इक्वल्स टू योर p is equals to l minus w upon theta, where what is l, l represents your productivity of labor, l आपका productivity of labor की बात कर रहा है। एंड वहीं अगर आप थीटा की बात करेंगे तो थीटा इज योर कैपिटल लेबर रेशियो, थीटा क्या है आपका कैपिटल लेबर रेशियो। यू नो व्हाट इज कैपिटल लेबर रेशियो, कैपिटल लेबर रेशियो क्या हो गया कि पर हेड कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है जब हम लेबर की यूनिट में चेंज लाएंगे। ठीक है, विद द चेंज इन द यूनिट 1 यूनिट ऑफ अ लेबर, हाउ मच कैपिटल विल बी चेंज, दैट हैज बीन डिनोटेड बाय थीटा, तो उसको थीटा से डिनोट किया। एंड डब्ल्यू यू ऑल नो दैट इज द वेजेस, कि वो वेज रेट है आपका। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, हम कह सकते हैं अगर आप अपनी ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, it is saying you that p, that is the rate of profit, is equals to what, rate of profit is equals to your labor productivity minus your wage rate, whole is divided by capital labor ratio, that is known as your profits। तो उसको हम क्या कहेंगे, profits। एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे दैट इज कि प्रॉफिट जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड, वो क्या है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी के साथ। प्रॉफिट जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लेबर प्रोडक्टिविटी, वो लेबर प्रोडक्टिविटी के साथ जो है डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे, क्योंकि आप देखिए कि L माइनस डब्ल्यू जो है दैट इज इन द न्यूमिरेटर, वो न्यूमिरेटर में है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि P जो है, जो प्रॉफिट रेट है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर लेबर रेट, वो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, और अगर हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो बढ़ती है तो दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये इनवर्सली किसके साथ रिलेटेड है, it is inversely related with your W as well as your theta, W and theta के साथ जो है ये inversely related है। अब ऐसा क्यों थीटा, अब आप बोलोगे कि W भी तो मैम ऊपर है तो उसके साथ क्यों ये जो है नेगेटिवली रिलेटेड है। W के साथ ये नेगेटिवली और इनवर्सली इसीलिए रिलेटेड है बिकॉज जो W है दैट इज अंडरटेकिंग द माइनस साइन, क्योंकि W में माइनस साइन लगा हुआ है। तो जब आपकी वेज रेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट जो है दे विल कम डाउन, वो फॉल करेंगे। एंड अगर आपके वेज रेट की वैल्यू जो है वो फॉल डाउन करेगी तो आपके प्रॉफिट रेट जो है दैट विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएंगे। एंड थीटा के साथ तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो इफ द थीटा वैल्यू विल राइज देन द प्रॉफिट रेट विल फॉल, एंड इफ द प्रॉफिट रेट विल राइज थीटा रेट विल फॉल। तो इस तरह से इनका रिलेशनशिप जो है वो चलेगा। नाउ कम्स कि अब कहते हैं कि जैसा कि हम बोल इनिशियली हमने एज्यूम किया कि जो कैपिटलिस्ट है वो सारा का सारा जो इनकम है उसको सेव करेंगे और सारी इनकम को फिर क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे अपने प्रॉफिट्स के ऊपर। पहले वो सारी अपनी जो प्रॉफिट्स है उनको क्या करेंगे, इनकम को सेव करेंगे, एंड उसके बाद सारी की सारी जो उन्होंने सेविंग्स की हुई है उसको इन्वेस्ट कर देंगे प्रॉफिट रेट के ऊपर। और यहाँ पे वर्कर्स जो है वो कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं। अब वर्कर्स जो हैं क्योंकि वो कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जो वर्कर्स को इनकम मिली थी वो इनकम जो है उन्होंने जब
कंप्लीट इनकम स्पेंड कर दी तो वो सारी की सारी इनकम घूम के किसके पास आ गई, कैपिटलिस्ट के पास आ गई। अब जब वर्कर्स की सारी इनकम कैपिटलिस्ट के पास आ गई, उसमें से कैपिटलिस्ट ने अपना प्रॉफिट शेयर निकाला एंड उस प्रॉफिट शेयर को सेव कर दिया, एंड जो सेव किया हुआ था वही कंप्लीट इनकम जो इकोनॉमी में थी, वो कंप्लीट इनकम क्या बन गई, उसकी इन्वेस्टमेंट बन गई। दैट मीन्स कि सेविंग्स जो है दैट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स जो है वो सारी कंप्लीट सेविंग्स जो है कंप्लीट इन्वेस्टमेंट के बराबर हो गई। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि जो वर्किंग क्लास है वो कुछ पार्ट सेव कर लेती है अपने पास, ठीक है, जो वर्किंग क्लास है अगर ये कुछ पार्ट अपने पास सेव कर लेती और सारा का सारा स्पेंड नहीं करती, देन व्हाट हैपेंस, तो क्या होता, अगर जो हमारी वर्किंग क्लास है अगर वो सब कुछ सेव कर लेती है या कुछ अमाउंट सेव कर लेती है और कुछ अपना कंजम्पशन पे लगाती है, देन जो बिजनेस क्लास है उसके पास सिर्फ वो पार्ट जाएगा जो उन्होंने कंजम्पशन पे स्पेंड किया, तो जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट शेयर है, जो सेविंग्स रेट है वो कम हो जाएगा, बिजनेस क्लास का वो कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो उसने ज्यादा की थी लेकिन जो सेव हुआ है उसके पास अब वो कम आया है, क्योंकि जितना उसने इन्वेस्ट किया था उतने पूरे पैसे उसके पास वापस नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि वर्किंग क्लास ने कुछ अमाउंट अपने पास सेव करने के लिए रख दिया है। तो इन दैट केस हमारी सेविंग्स जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होंगी, बट अभी हमारी सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर है। क्यों? क्योंकि वर्किंग क्लास ने कुछ भी सेव नहीं किया है, उन्होंने सब कुछ कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। सो वी ऑल नो कि इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक, तो यहाँ पे भी यही है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। अब अगर इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक, दैट मीन्स वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू एस, इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके बराबर है, वो सेविंग्स के बराबर है। तो हम आई की जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, एस के साथ रिप्लेस कर देंगे और इक्वेशन बन जाएगी एस इज इक्वल्स टू डेल्टा के। नाउ व्हाट इज एस, एस क्या है, सेविंग्स, और सेविंग्स कौन कर रहा है, कैपिटलिस्ट या वर्किंग क्लास, ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट की जो सेविंग्स है वो क्या है, दैट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट, वही है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू के। वो क्या है, P इंटू के, क्योंकि जितना कैपिटलिस्ट की जो सेविंग्स है दैट इज इक्वल्स टू P टाइम प्रॉफिट रेट इंटू नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट। तो हमने क्या किया यहाँ से S की जगह पे P इंटू के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है हमारा सेविंग्स रेट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। सो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। यहाँ से आप इस के को शिफ्ट करेंगे जब, तो वो इस तरह से कुछ इक्वेशन बन जाएगी दैट योर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा के अपॉन के। तो जो प्रॉफिट शेयर है वो क्या आ जाएगा, दैट इज डेल्टा के अपॉन के। दिस वुड बिकम योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आप देखेंगे सेकंड एंड थर्ड दोनों इक्वेशंस में आपने क्या किया है, व्हाट यू हैव टेकन, इक्वेशन सेकंड में भी आपके पास ये देखिए यहाँ पे p की वैल्यू आ रही है दैट इज l माइनस डब्ल्यू अपॉन थीटा, एंड जो आपकी इक्वेशन थर्ड है यहाँ पे भी आपके पास p की वैल्यू आ रही है दैट इज डेल्टा के अपॉन के। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, व्हेन यू विल कंपेयर बोथ ऑफ देम, सो व्हाट यू विल गेट, आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल्स टू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है, डेल्टा के अपॉन के मीन्स रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल। सो जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है दैट वेरीज डायरेक्टली, वो डायरेक्टली किससे चेंज होता है, विद द नेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। नेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल के साथ वो चेंज होता है। व्हाट इज दिस नेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, दिस इज एल माइनस डब्ल्यू, मीन्स कि लेबर प्रोडक्टिविटी में से अगर हम वेज रेट को माइनस कर देंगे तो उसके साथ वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल, एंड इनवर्सली किसके साथ रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है ये थीटा वैल्यू के साथ। थीटा इज योर लेबर, सॉरी कैपिटल लेबर रेशियो। तो किसके साथ है ये, इनवर्सली रिलेटेड है ये आपके कैपिटल लेबर रेशियो के साथ। सो कैपिटल लेबर रेशियो इज थीटा बिकॉज दैट इज इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसके साथ ये कैसे है, आप कहेंगे कि इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद योर कैपिटल लेबर रेशियो। सो अगर इस तरह से होता है तो जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है वो कब राइज करेगा, इट विल राइज व्हेन योर लेबर प्रोडक्टिविटी विल राइज। जब आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब आप बोलिए लेबर प्रोडक्टिविटी राइज करेगी या आपका जो वेज रेट है वो फॉल करेगा, इन दैट केस आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है दैट विल इंक्रीज, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। या अगर हम नेट वैल्यू निकाल लें, जो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी माइनस वेजेस करके जो नेट वैल्यू आती है, इफ दैट नेट वैल्यू विल राइज देन ऑल्सो you can say your rate of growth of capital will rise, and if that net value falls तो आपका rate of growth of capital जो है that will also fall, वो भी क्या करेगा, fall करेगा, ठीक है। एंड वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें थीटा वैल्यू की, तो थीटा वैल्यू के साथ क्या होगा, इफ योर थीटा वैल्यू इंक्रीजेस तो जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है दैट विल फॉल, और अगर थीटा वैल्यू फॉल करती है तो जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है दैट विल इंक्रीज, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपने ध्यान में रखनी है कि किसके साथ कौन सा रिलेशनशिप है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ
कैपिटल का पॉजिटिव किसके साथ है एंड उसका नेगेटिव रिलेशन किसके साथ, ठीक है। नाउ कम्स, यहाँ पे आ जाता है कि अब यहाँ पे एक और बात आती है, टेक्निकल कंडीशंस की बात करें, दैट इफ द टेक्निकल कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स अनचेंज, अगर टेक्निकल कंडीशंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, देन जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है एल एंड द कैपिटल लेबर रेशियो थीटा दे विल आल्सो रिमेन अनचेंज। अगर आपकी टेक्निकल कंडीशंस में, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो उस केस में व्हाट इज हैपनिंग, आपके लेबर की प्रोडक्टिविटी एंड जो आपका कैपिटल लेबर रेशियो है बोथ विल रिमेन कांस्टेंट। ये दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और अगर ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं तो उस केस में जो आपका डेल्टा के अपॉन के है, जो आपका मीन्स रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है, वो क्या हो जाएगा, विच इज ऑल्सो द रेट ऑफ प्रॉफिट। ये इनवर्सली क्या करेगा, इनवर्सली ये डील करेगा, रिलेट करेगा आपके वेज रेट के साथ। तो उस केस में आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है दैट हैज बीन इनवर्सली रिलेटेड विद योर वेज रेट, वो आपके वेज रेट के साथ इनवर्सली रिलेट करेगा। और इससे होगा क्या कि जब आपका वेज रेट जो है वो इंक्रीज होगा तो उस केस में आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल जो है दैट विल फॉल, और अगर आपका वेज रेट फॉल करता है तो इट विल इंक्रीज योर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल, ठीक है। इनवर्स रिलेशन का मतलब तो समझते हैं ना आप। तो इसके बाद क्या किया जॉन रॉबिन्सन ने, अपनी थ्योरी को कनेक्ट करने की कोशिश की रिकार्डियन वर्ल्ड के साथ, और उन्होंने क्या कहा, रिकार्डो ने क्या कहा था, रिकार्डो की थ्योरी क्या कहती है कि प्रॉफिट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ प्रॉफिट्स ही अगर ज़ीरो होते हैं तो स्टेशनरी स्टेज अचीव होती है। लेकिन जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि कंक्लूजन तो थी रिकार्डियन थ्योरी की कि प्रॉफिट्स जो है व्हेन दे विल बिकम ज़ीरो तो स्टेग्नेशन आ जाती है इकोनॉमी में, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स ज़ीरो होने की वजह से नहीं, बल्कि प्रॉफिट्स के साथ साथ जो स्टेग्नेशन के पीछे कॉज है दैट इज़ द रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, की प्रॉफिट्स तो है ही हैं बट विद प्रॉफिट्स देर इज ऑल्सो रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कि जो रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, आपकी इकोनॉमी को स्टेग्नेशन की तरफ स्ट्रेच करने में। अब जब रेट ऑफ आपके पास कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात की गई कि प्रॉफिट एंड रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन दोनों ही क्या करते हैं, स्टेग्नेशन की तरफ ले जाते हैं इकोनॉमी को अगर ये फॉल करना स्टार्ट कर दें तो। लेकिन इनके डिटर्मिनेंट्स क्या है, तो इनके डिटर्मिनेंट्स हैं योर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर दैट इज योर एल, जिसको आपने एल से डिनोट किया है, देन कम्स योर कैपिटल लेबर रेशियो जिसको आपने थीटा से डिनोट किया है, एंड आफ्टर दिस कम्स योर रियल वेज रेट। तो रियल वेज क्या है आपका, दैट इज डब्ल्यू। तो यही तीन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं किसको, आपके रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन को एंड प्रॉफिट्स को, ठीक है। तो अगर आप कांस्टेंट कैपिटल लेबर रेशियो की बात करते हैं या आपका रेट, तो उस केस में जो रेट ऑफ प्रॉफिट्स है दैट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड फॉल इन योर रियल वेज रेट। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है एंड रियल वेज रेट के साथ उसका कैसा है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसीलिए अगर प्रॉफिट रेट्स को इंक्रीज करना है तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट रेट्स बढ़ेंगे, और अगर रियल वेज रेट कम होगा तो भी प्रॉफिट रेट्स जो है आपके वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो वाइज वर्सा हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेज ऑफ गोल्डन एज। अब जो गोल्डन एज की बात की है मिसेस जॉन रॉबिन्सन में, उसमें इन्होंने क्या कहा दैट इट इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस अकॉर्डिंग टू हैरड। हैरड ने क्या कहा है, हैरड के हिसाब से जो गोल्डन एज जो है जिसको हमारे मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने गोल्डन एज का नाम दिया है, हैरड ने उस स्टेज को जो है ब्लिस का नाम दिया है। और ब्लिस का नाम देने से हैरड का क्या मतलब था, हैरड का मतलब ये था कि जहाँ पे आपकी एक्चुअल वारंटेड एज वेल एज योर नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, जहाँ पे आपके ये तीनों रेट्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ ब्लिस। वो क्या है, वो ब्लिस का पॉइंट है अकॉर्डिंग टू हैरड, हैरडियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने क्या कहा, जॉन रॉबिन्सन ने कहा दैट कंजम्पशन जो है वो हमारी ग्रो करती है किसी एक फिजिबल रिक्वायर्ड रेट से, ठीक है। हमारा जो फिजिबल रिक्वायर्ड रेट होता है उसके हिसाब से हमारी कंजम्पशन जो है ग्रो करती है, और उसको हमने किस हिसाब से यहाँ पे डिनोट किया है, हमने कहा है कि हमारी कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करती है लेबर एंड कैपिटल के ऊपर, लेबर एंड कैपिटल के ग्रोथ रेट के ऊपर। इसीलिए यहाँ पे लिया है के बाय एन इज इक्वल्स टू थीटा। नाउ व्हाट इज दिस के बाय एन, के बाय एन क्या है आपके पास, दैट इज द कैपिटल लेबर रेशियो। तो कैपिटल लेबर रेशियो के ऊपर आपकी कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करती है कि कैपिटल लेबर का रेशियो कैसा है, कितनी कैपिटल लगाई है एंड कितनी लेबर आप एम्प्लॉय कर रहे हैं। बिकॉज जितनी लेबर आप एम्प्लॉय करेंगे उतनी ही आपको वेजेस देनी पड़ेंगी और उसी वेजेस के थ्रू जो है आप कंजम्पशन करेंगे। सो दैट इज वाई, क्यों, क्योंकि
लेबर क्लास ही तो है जो कंजम्पशन कर रही है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो तो कंजम्पशन कर ही नहीं रही है ना? तो हमारा जो कंजम्पशन का जो फंडा है दैट हैज़ बीन डिपेंडेंट अपॉन, वो किस पे डिपेंड करता है? वो हैशटैग लेबर पे डिपेंड करता है। तो अब आपने यहाँ पे सिर्फ लेबर को देखना है, तो यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो जो दैट हैज़ बीन डिनोटेड बाय थीटा, उसको थीटा के साथ डिनोट किया। तो अगर हम इस रेशियो को मेंटेन करके रख सकते हैं, ओनली देन अ ग्रोथ रेट कैन बी अचीव्ड, सिर्फ तभी जो है हम ग्रोथ रेट को अचीव करेंगे। लेकिन यहाँ पे के बाय एन का क्या मतलब है? यहाँ पे के बाय एन का मतलब है कि सिर्फ अगर दो ही फैक्टर्स लगा रहे हैं, कैपिटल एंड लेबर, तो कैपिटल के केस में हमारे पास क्या होना चाहिए? फुल यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, एंड लेबर के केस में फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ठीक है, क्या बात की यहाँ पे कि हम जो है एक कंसिस्टेंट, एक स्टेबल गोल्डन एज को तब अचीव करेंगे जब लेबर के पार्ट पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगी एंड कैपिटल के पार्ट पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल होगी, कि जितना कैपिटल अवेलेबल है अगर हम उसको प्रॉपरली फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड जितनी लेबर हमारे पास अवेलेबल है उसको भी हम फुल्ली एम्प्लॉय कर रहे हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि अनएम्प्लॉयड है, या कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है, कोई भी ऐसी कैपिटल नहीं है जो अनयूटिलाइज्ड रह गई है। उस स्टेज को हम कहेंगे स्टेट ऑफ गोल्डन एज अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन। जॉन रॉबिन्सन के हिसाब से उसको हम स्टेट ऑफ गोल्डन एज कहते हैं। अब जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि अगर हमारे पास के अपॉन एन थीटा के बराबर है, तो जो चेंज इन के अपॉन चेंज इन एन होगा दैट विल ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा, वो भी थीटा के बराबर होगा। मीन्स कि अगर आपकी कैपिटल में चेंज आ रही है और आपकी लेबर में चेंज आ रही है, दैट विल ऑल्सो बिकम, वो भी क्या करेगा, दोनों में क्योंकि इक्वल चेंज आएगी, तो दैट विल ऑल्सो क्या रहेगा, वो कैपिटल लेबर रेशियो ही रहेगा। और कैपिटल लेबर रेशियो जो है दैट हैज बीन डिनोटेड बाय थीटा, उसको हमने किससे डिनोट किया है? थीटा से डिनोट किया है। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, एन को यहीं पे अपने दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि एन डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा, और थीटा को यहाँ से क्या करेंगे, के नीचे ले आएंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी दैट डेल्टा एन इज इक्वल्स टू डेल्टा के अपॉन थीटा। तो वो किसके बराबर बन जाएगा? डेल्टा एन अपॉन डेल्टा के इक्वल्स टू डेल्टा एन इज इक्वल्स टू डेल्टा के अपॉन थीटा। मीन्स कि जो आपका चेंज इन लेबर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल over your capital labor ratio. So this will give you the growth of labor force. तो ये क्या बताएगा आपको, that what is the growth of labor force? तो growth of labor force क्या है? That will be shown by this. वो इसके with the help of this that can be shown. Now let's see over here. अगर हम growth of labor force की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है delta n upon n, that means change in n upon n is equal to change in n का फॉर्मूला क्या है आपके पास, यहाँ से आप देख सकते हैं change in n is equal to change in k upon theta, तो आपने change in k upon theta और नीचे n को as it is रहने दिया। नाउ अगर आपके पास चेंज इन एन आ रही है तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन के अपॉन थीटा, तो आप यहाँ पे अपनी जो ऊपर इक्वेशन है के बाय एन इक्वल्स टू थीटा, यहाँ से अगर आप एन को इस तरफ और थीटा को इस तरफ रिप्लेस करेंगे, शिफ्ट करेंगे, यू विल गेट एन इज इक्वल टू के अपॉन थीटा। तो वही इन्होंने लिखा, एन के बजाय क्या लिख दिया, के अपॉन थीटा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। इसमें फर्दर क्या होगा, थीटा एंड थीटा विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी आर लेफ्ट विद, और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा के अपॉन के, ये वैल्यू जो है हमारे पास बच जाएगी। सो फाइनली व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास चेंज इन द अमाउंट ऑफ लेबर इज इक्वल टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू थीटा। सो दिस इज द स्टेट ऑफ गोल्डन एज। यही गोल्डन एज की स्टेट है जो मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने बताई है। इन्होंने ये बताया कि जो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ लेबर है दैट इज इक्वल्स टू ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एंड दैट इज इक्वल्स टू थीटा, और वो क्या है, वो थीटा है। मीन्स कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है दैट इज इक्वल्स टू योर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं देन वी डोंट हैव द गोल्डन एज, तो हमारे पास गोल्डन एज नहीं आएगी। बट अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो दैट इज द known as the golden age according to Mrs. Joan Robinson. अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो स्टेबिलिटी में what we have to be noted down here is कि अगर हमारे पास change in labor जो है, change in the amount of labor is greater than your change in the amount of capital, अगर लेबर के अमाउंट में जो चेंज आ रहा है अगर वो ज़्यादा है चेंज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास चेंज इन लेबर ज्यादा है, दिस मीन्स कि आपकी जो रेट ऑफ प्रॉफिट है दैट विल ऑल्सो राइज, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, लेबर की प्रोडक्टिविटी पे। तो इफ यहाँ पे अगर नंबर ऑफ लेबर्स जो है इफ दैट इज इंक्रीजिंग, इफ दैट इज ग्रेटर देन योर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ योर कैपिटल, देन व्हाट इज हैपन, लेबर प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो राइज, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे ही लेबर की प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी तो लेबर की प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से होगा क्या, कि आपके पास जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके प्रॉफिट रेट बढ़ जाएंगे, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से प्रॉफिट रेट बढ़ेगा, और जब प्रॉफिट रेट बढ़ेगा, ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि प्रॉफिट के बढ़ने से कैपिटल एक्यूमुलेशन ज्यादा होगी, कैपिटल
एक्यूमुलेशन का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल स्टॉक अपने पास एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे। जब एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो जो आपके पास ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है, दिस विल आल्सो गोइंग ऑन टू बी चेंज, ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल स्टॉक है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर फोर्स के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये बढ़ता रहेगा। और जब ये इक्वालिटी के साइन पे आ गया, दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन। तो मिसेस जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंगली यही कंडीशन है हमारे पास स्टेबिलिटी की। वहीं दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, जहां पे आपके पास क्या है कि आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जो कैपिटल है, दैट इज ग्रेटर देन योर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कैपिटल का ग्रोथ रेट ज्यादा है लेबर से। अब लेबर अगर कम है तो दैट मीन्स नंबर ऑफ लेबर कम है, तो दैट मीन्स लेबर की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो प्रॉफिट शेयर भी कम होगा। एंड अगर प्रॉफिट शेयर कम हो जाता है तो प्रॉफिट शेयर के कम होने से क्या होगा, कैपिटल एक्युमुलेशन जो है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी लेबर शेयर जो है वो कम है, जिसकी वजह से हमें अपनी कैपिटल को भी क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और इस कैपिटल को हम तब तक रिड्यूस करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास चेंज इन द कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन द आपके पास लेबर फोर्स नहीं आ जाता, तब तक हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करते रहेंगे। एंड जब ये एक बार इक्विलिब्रियम पे आ गया, इक्विलिब्रेट हो गया, दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। तो हम जो है स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। सो दिस इज व्हाट मिसेस जॉन रॉबिन्सन हैव प्रूव्ड इन हर मॉडल, जिस जो कि उन्होंने अपने मॉडल में प्रूव किया है कि उनका जो मॉडल है दैट इज अ स्टेबल मॉडल। एंड वो किसका है, दैट इज अ मॉडल ऑफ गोल्डन एज। और इसीलिए इन्होंने इस मॉडल को क्या कहा है, मॉडल ऑफ गोल्डन एज। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। किसी भी पार्ट पे अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।